सिक्किम, जो आज भारत की एक बहुत ही खूबसूरत नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, 1975 से पहले ये एक प्रोटेक्टोरेट हुआ करती थी। यानी ये ना ही भारत का हिस्सा थी और ना ही एक आज़ाद कंट्री। यहाँ मोनार्की चलती थी, जिसका मोनार्क था चौग्याल। बेसिकली सिक्किम के फॉरेन अफेयर्स एंड डिफेंस को इंडिया संभालता था एंड इंटरनली उसको रूल चौग्याल करता था। ऑटोनॉमी उसी के पास थी। इसी दौरान भारत और चाइना के बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशन चल रही थी। भारत को डर था कहीं चाइना सिक्किम में ना घुस जाए। अगर ऐसा होता तो चाइना इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट बन जाता। इस दौरान इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। वो हर हाल में चाहती थी कि सिक्किम भारत में मर्ज हो जाए। जो गलती उनके पिता ने करी है, उस गलती को वो दोबारा से नहीं दोहराना चाहती थी। इसीलिए वो मदद लेती हैं RNDW के चीफ एंड फाउंडर RN काओ की। वो RN काओ के पास जाती हैं एंड कहती हैं, काओ साहब, अब समय आ चुका है सिक्किम को भारत में मर्ज करने का। मुझे नहीं पता आप ये कैसे करोगे, बट आई वॉन्ट सिक्किम टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। RN काओ सबसे पहले इंदिरा गांधी से परमिशन लेते हैं कि उन्हें इस मिशन में PN बनर्जी की नीड होगी, इसीलिए उन्हें दिल्ली बुलाया जाए। PN बनर्जी इस दौरान कोलकाता में RNDW के ऑफिस को हेड कर रहे थे। ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में PN बनर्जी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। RN काओ के कहने पर इंदिरा गांधी PN बनर्जी को दिल्ली बुला लेती हैं। सिक्किम की पॉलिटिक्स में PN बनर्जी ने कई RNDW के एसेट्स बना रखे थे। अब RN काओ एंड PN बनर्जी साथ में बैठकर प्लान बनाने में लग जाते हैं। प्लान जिसके अंडर चौग्याल को परमानेंट एसोसिएशन वाले एग्रीमेंट पर साइन करवाने के लिए राजी करवाना था, जिसके बाद चौग्याल का तख्ता पलट करवा के सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाना था। क्रिसमस के एक दिन RNDW की ये टीम और इंदिरा गांधी इंडिया और इंग्लैंड का मैच देख रहे होते हैं। तभी RN काओ बोलते हैं, जेंटलमैन, मैं नहीं चाहता हमारे और PM के अलावा किसी को भी इस मिशन के बारे में जरा सी भनक पड़े। इट्स टाइम टू एक्टिवेट योर एसेट्स। सिक्किम के अपोजिशन में जितने भी लीडर्स हैं उनकी जानकारी निकालो। वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, मुझे हर एक चीज़ की डिटेल चाहिए। और चौग्याल के जो वफादार हैं उनके लिस्ट बनाओ, उनके बारे में पता करो और हमारे एसेट्स को सौंप दो। अब समय आ चुका है मिशन को अंजाम देने का। एंड हाँ, दिस मिशन विल बी कॉल्ड ऑपरेशन ट्वाइलाइट। ऑपरेशन ट्वाइलाइट को लॉन्च करने के लिए RNDW को इससे बेस्ट टाइमिंग नहीं मिल सकती थी, क्योंकि इस टाइम पर सिक्किम में कैओस मचा हुआ था। दरअसल सिक्किम के लोग अपने राजा चौग्याल से खुश नहीं थे। जहां सिक्किम की 75% आबादी नेपाली हिंदू थी, तो वहीं चौग्याल एक बुद्धिस्ट राजा था जो कि अपनी जनता के साथ भेदभाव करता था, जिसकी वजह से सिक्किम के लोग परेशान थे, ना खुश थे। वो सिक्किम में डेमोक्रेसी चाहते थे, ना कि ऑटोक्रेसी। तो बेसिकली RNDW को ऑपरेशन ट्वाइलाइट को लॉन्च करने के लिए इससे बेस्ट टाइमिंग नहीं मिल सकती थी। अब बात करें चौग्याल के अपोजिशन लीडर्स की, तो चौग्याल के सामने दो सबसे बड़े अपोजिशन लीडर्स खड़े थे। एक थे जनता नेशनल कांग्रेस के KC प्रधान और सिक्किम नेशनल कांग्रेस के काजी दोरजी। काजी दोरजी एंड KC प्रधान दोनों आपस में हाथ मिला लेते हैं एंड चौग्याल के खिलाफ एक बड़ी अपोजिशन खड़ी कर देते हैं, जिसका नाम वो रखते हैं जॉइंट एक्शन कमेटी, यानी कि JEC। चौग्याल अपने खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट एंड अपोजिशन से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करूं। ऐसे में वो अमेरिका से मदद लेता है एंड अमेरिका अपने एक CIA ऑफिसर पीटर बर्ली को एज एन पॉलिटिकल ऑफिसर गैंगटॉक में भेजती है, जहां उसकी मुलाकात चौग्याल से होती है। चौग्याल से मुलाकात करने के बाद जब पीटर बर्ली वापस इंडिया की तरफ आ रहा होता है, तो उसे रास्ते में गायब कर लिया जाता है। कुछ ही घंटों बाद उसकी मुलाकात PN बनर्जी से होती है एंड PN बनर्जी पीटर बर्ली के मुंह से सब कुछ उगलवा लेते हैं। पीटर बर्ली अपने मुंह से खुद बोलता है कि चौग्याल को अमेरिका की मदद चाहिए, ताकि वो अपोजिशन लीडर्स एंड उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको दबा सके। और हाँ, पीटर बर्ली ये भी बताता है कि चौग्याल प्लान कर रहा है कि वो KC प्रधान एंड काजी दोरजी से मुलाकात करे, ताकि वो आपस में एक समझौता कर लें। PN बनर्जी जब RN काओ को ये सब कुछ बताते हैं, तो RN काओ समझ जाते हैं कि अब काजी से मिलने का समय आ गया है। इंदिरा गांधी RN काओ एंड फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ मिलकर प्लान बनाती है कि चौग्याल के खिलाफ जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं उन्हें सपोर्ट किया जाए, उन्हें फंड किया जाए एंड उन्हें तब तक सपोर्ट किया जाए जब तक चौग्याल खुद भारत के पास मदद के लिए नहीं आ जाता। सिक्किम के न्यूज़पेपर में हर दिन चौग्याल के खिलाफ खबर छापी जाए। सिक्किम में जब प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर बढ़ने लगेंगे एंड लॉ एंड ऑर्डर हाथ से निकल जाएगा, तब इंडियन आर्मी को सिक्किम में भेजा जाएगा। 4 अप्रैल को जब चौग्याल अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होगा एंड स्पीच देने के लिए जब वो अपने पैलेस से बाहर आएगा,
तो उसके पैलेस के बाहर प्रोटेस्टर्स की भीड़ को जमा किया जाए एंड जितने भी अपोजिशन लीडर्स हैं जो चौग्याल के खिलाफ खड़े हैं उन्हें सपोर्ट किया जाए, उन्हें फंड किया जाए, उन्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत है उन्हें वो प्रोवाइड की जाए एंड उन्हें एश्योरेंस दी जाए कि भारत सरकार आपके साथ खड़ी है। मीटिंग खत्म होने के तुरंत बाद अगले ही दिन RNW की टीम अपने काम पर लग जाती है। 4 अप्रैल के दिन जब चौग्याल अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है एंड हर बार की तरह जब वो स्पीच देने के लिए अपने पैलेस से बाहर आता है तो वो अपने पैलेस के बाहर के नज़ारे को देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके पैलेस के बाहर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई थी जो कि उसके खिलाफ नारे लगा रही थी, प्रोटेस्ट कर रही थी। चौग्याल ये सब कुछ देखकर बिल्कुल पैनिक में आ जाता है एंड इसकी वजह से जो उसकी सिक्किम गार्ड हैं वो लोगों पर गोलियां चला देते हैं जिसमें 6 लोगों की मौत हो जाती है। चौग्याल पूरी कोशिश करता है कि ये खबर यहीं पर ही दब जाए, क्योंकि अगर ये बात आगे गई और लोगों को पता चली तो लोग बहुत ही बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट करेंगे एंड चौग्याल का जीना हराम हो जाएगा। एंड गैस व्हाट, RNW को ये बात पता चल जाती है। उस बेचारे चौग्याल को क्या पता कि उसके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनमें से कुछ तो RNW के एसेट्स हैं। RNW ये बात JEC को बताती है, यानी जॉइंट एक्शन कमेटी को बताती है एंड उन्हें बोलती है कि जो 6 लोग मारे गए हैं उनके लिए अगले दिन बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट करवाए जाएं। इस इंसिडेंट के ठीक अगले ही दिन गैंगटॉक में बड़े लेवल पर हिंसात्मक रूप से प्रोटेस्ट होने लगते हैं। हजारों की भीड़ लाखों में बदल जाती है एंड लोग सड़कों पर आ जाते हैं, दुकानों में आग लगा देते हैं एंड चौग्याल इन सबसे डरकर पीटर बर्ली को कॉल करता है, लेकिन पीटर बर्ली डर के मारे फ़ोन नहीं उठाता। चौग्याल के पास जब और कोई ऑप्शन नहीं बचता तो फाइनली उसको भारत सरकार की मदद लेनी पड़ती है और भारत सरकार भी उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। आरएन काओ एंड इंदिरा गांधी ने जैसे जैसा प्लान किया था ठीक वैसा वैसा ही हो रहा था। भारत सरकार अब अपने कार्ड प्ले करती है एंड अपने एक पॉलिटिकल ऑफिसर को गैंगटॉक में चौग्याल के पास भेजती है एंड वो पॉलिटिकल ऑफिसर एक डॉक्यूमेंट चौग्याल को देता है एंड चौग्याल जैसे ही उस डॉक्यूमेंट को पढ़ता है वो बिल्कुल भड़क जाता है, गुस्सा हो जाता है। दरअसल जो डॉक्यूमेंट इंडियन ऑफिसर ने चौग्याल को दिया था वो कोई मामूली डॉक्यूमेंट नहीं था। एक्चुअली में वो परमानेंट एसोसिएशन वाला एग्रीमेंट पेपर था जिसमें लिखा था सिक्किम में लॉ एंड ऑर्डर हाथ से निकल जाने की वजह से अब सिक्किम का एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल भारत सरकार के हाथों में होगा और सिक्किम गार्ड को अब इंडियन आर्मी कंट्रोल करेगी। अब बेचारा चौग्याल मरता क्या ना करता, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसीलिए वो एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन उसकी बस एक शर्त होती है कि इंदिरा गांधी उसके हाथों से सिक्किम गार्ड का कंट्रोल ना छीने। भारत सरकार काफ़ी सोच विचार करती है और उसकी इस बात को मान लेती है। अब सिक्किम का एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल आने के बाद भारत सरकार चौग्याल को प्रॉमिस करती है कि वो हर हाल में चौग्याल के सिंहासन की रक्षा करेगी, जो कि बिल्कुल एक झूठा वादा होता है। और साथ ही सरकार चौग्याल के अपोजिशंस को प्रॉमिस करती है कि जिस भी तरह की सपोर्ट उन्हें भारत सरकार से चाहिए वो सपोर्ट उन्हें प्रोवाइड की जाएगी। हम प्रॉमिस करते हैं कि चौग्याल को उसकी गद्दी से उतार फेंकेंगे एंड सिक्किम में डेमोक्रेसी स्टेब्लिश होगी। भारत के पास सिक्किम का कंट्रोल आने के बाद अब सिक्किम में हर 4 साल में इलेक्शन करवाए जाने थे। इंदिरा गांधी आरएन काओ को कहती हैं, काओ साहब यह सही समय है भारत को सिक्किम में मर्ज करने का, अभी चौग्याल कमज़ोर है, हमें ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। आरएन काओ भी इंदिरा गांधी की बात से एग्री करते हैं। वो नहीं चाहते थे कि चौग्याल इस एग्रीमेंट से पीछे हट जाए या फिर किसी विदेशी ताकत से मदद ले, इसलिए जो भी करना होगा जल्दी करना होगा। आरएन काओ अगला कदम क्या होगा फटाफट से उसके लिए अपनी टीम को इकट्ठा करते हैं एंड मीटिंग करते हैं जिसमें प्लान बनाया जाता है कि चौग्याल के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए JEC को जितना सपोर्ट हो सके उतना सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। एंड सिक्किम में जो इलेक्शंस करवाए जा रहे हैं उसमें 70% जो विधायक हैं वो भारत के हों। 13 अप्रैल 1974 को पहली बार सिक्किम में इलेक्शंस होते हैं जिसमें 32 में से 31 सीट्स काजी को मिलती है और काजी जीत जाते हैं। आरएन काओ एंड इंदिरा गांधी ने भी ये उम्मीद नहीं करी थी कि उन्हें इतने बड़े मार्जिन से जीत मिलेगी। काजी की इस जीत से अब ये तो कंफर्म हो चुका था कि सिक्किम भारत का पार्ट इजीली बन सकता है। RNW के पास केवल एक काम रह गया था और वो ये था कि सिक्किम गार्ड का कंट्रोल चौग्याल के हाथ से निकाल के भारत सरकार के हाथ में देना, जिसके लिए फाइनली इंडियन आर्मी के बटालियन सिक्किम में एंटर करती है और सिक्किम के लोग दिल खोलकर इंडियन आर्मी का स्वागत करते हैं। इंडियन आर्मी गैंगटॉक की सड़कों पर बेधड़क चौग्याल के पैलेस की ओर मार्च करती है और जैसे ही इंडियन आर्मी चौग्याल के पैलेस के बाहर पहुंचती है, चौग्याल के पैलेस के गेट के बाहर सिक्किम गार्ड खड़े होते हैं और इंडियन आर्मी का रास्ता रोक लेते हैं।
और इंडियन आर्मी की तरफ वो फायर ओपन कर देती है। और जब जवाब में इंडियन आर्मी फायर करती है तो जो सिक्किम गार्ड होता है वहीं पर ही ढेर हो जाता है, जिसके बाद डर के मारे सिक्किम गार्ड अपने हथियार इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर कर देते हैं। 13 अप्रैल के दिन सिक्किम की असेंबली में एक इमरजेंसी सेशन बुलाया जाता है एंड असेंबली के बाहर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है जो चौग्याल के खिलाफ प्रोटेस्ट करती है और इंडिया के सपोर्ट में नारे लगाती है। असेंबली के अंदर भी भारत को सिक्किम में मर्ज करने का जो रेजोल्यूशन है वो पास हो जाता है। सिक्किम को भारत का पूरी तरह से हिस्सा बनाने के लिए 16 मई को 36वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास हो जाता है, जिसके बाद सिक्किम फाइनली भारत का 22वां राज्य बन जाता है। इस दौरान चाइना कई बार प्रोटेस्ट करता है, यूएन में जाकर शोर मचाता है, लेकिन इंडिया चुपचाप अपना काम कर देता है। आपने शायद ही कहीं सुना होगा कि बिना किसी वॉर के कोई देश किसी देश का हिस्सा बन गया हो, लेकिन आरएनडब्ल्यू ने अपने इस काम से प्रूव कर दिया कि ऐसा भी हो सकता है। ऑपरेशन ट्वाइलाइट सक्सेसफुल रहा, लेकिन इसका जो सबसे सैड पार्ट था वो ये था कि ये आर्यन काओ का आखिरी ऑपरेशन था।